नमस्कार सना साहब। नमस्कार जी। सभी महाभारती की एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब, आपका बहुत 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 स्वागत है। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप जटिल से जटिल समस्याओं को इतनी सरलता से एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को समझाते हैं। सर, आज का विषय बहुत ही रोचक है। एक कन्या स्वयंवर करना चाहती है आपके माध्यम से, किस वर के गले में माला डालूं? तो इसकी विवेचना सर स्टेप बाय स्टेप पूर्व की भांति करने की कृपा करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ओवर टू यू सर। धन्यवाद सुधीर जी। और आज हम लोग एक नया टाइप का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, शायद हमने पहले कभी नहीं किया, मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। और अच्छी बात यह है कि मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप के बारे में लोगों की बहुत गलत गलत धारणाएं हैं। और अक्सर ये कहा जाता है, और कहा नहीं जाता, मतलब ये 95% केसेस में होता है कि जब भी मैचिंग की बात होती है और हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कितने गुण मिल रहे हैं, और उस गुण के बेसिस पर हम मैरिज डिसाइड कर देते हैं। और ये 95% केसेस में हो रहा है। और फिर बाद में जब प्रॉब्लम होती है तो नेचुरली जो दोष जाता है ज्योतिष को या ज्योतिषी को, फिर कहते हैं कि क्या ये ज्योतिष है कि पूरे गुण मिल रहे थे फिर भी शादी में प्रॉब्लम क्यों आई। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा सभी के लिए ये जानकारी देना चाहूंगा कि ज्योतिष में कभी नहीं कहा कि गुण मिलान इज मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप गुण मिलान से बहुत एक कठिन एक विषय होता है। और एक विद्वान ज्योतिषी गुण मिलान को कर सकता है। नॉर्मल हम लोग गुण मिलान देखकर या डिसाइड करते हैं मांगलिक दोष देखकर, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि गुण मिलान तो पहले मैंने कहा कि ये ज्योतिष भी नहीं कहता गुण मिलान इज मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। गुण मिलान पहले भी हम लोग कंपेटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। उस टाइम सोसाइटी बिल्कुल अलग थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी। और पर्पज ये था कि फीमेल जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन मेल ओनली। तो ये था कि फीमेल का कोई से नहीं होना चाहिए फैमिली मैटर में जो। तो उसको ध्यान में रखकर ये जो गुण मिलान का कंसेप्ट बनाया गया, तो वो भी हम अंत में देखते थे। और आज जो है सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो गई है। हम मेल डोमिनेशन की हम बात नहीं करते हैं, बल्कि जो इक्वालिटी की बात करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे हैव लॉट ऑफ चॉइस। तो नेचुरली जो चीज आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है इसके मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप के लिए। तो हम लोग देखते भी नहीं उसको, बट लोग पूछते हैं फिर भी कि नहीं, हमें तो गुण मिलान बताइए, कितने गुण मिल रहे हैं। तो बताना भी पड़ता है, बट कोई उसका रेलेवेंस नहीं है। बट एनीवे, जो ज्योतिष में कहा कि जो मैचिंग हम करते हैं उसके लिए 4 स्टेप होते हैं। पहले तो हमें लड़के और लड़की की जो आयु का है उसके बारे में एक असेसमेंट करना पड़ता है कि ऐसा अगर दोनों की दीर्घ आयु है तो बहुत अच्छा मैचिंग माना जाता है। फिर सेकंड कहते हैं कि उनकी जो मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल है उसमें मैच होना चाहिए। मेंटली और साइकोलॉजिकली अगर उनका एक लेवल नहीं होगा तो कैसे भी हो मैचिंग नहीं हो, मतलब अच्छी तरह से नहीं रह पाएंगे वो। और तीसरा कहा कि ये देखिए दोनों के हॉरोस्कोप में कि ऐसा कोई फैक्टर तो नहीं है कि विच इंडिकेट सेपरेशन डिवोर्स, कि साथ में इनको रहना ही नहीं है। और ये सब कंफर्म कर लेते हैं आप, ये दो व्यक्ति मेंटली साइकोलॉजिकल लेवल पर इक्वल हैं, दोनों की दीर्घायु है, दोनों एक साथ रह सकते हैं। फिर जब कंपेटेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, और कंपेटेबिलिटी के क्वेश्चन में पहले हम गुण मिलान देखते थे, बट आजकल उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। आज हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों लड़का और लड़की साथ साथ रह पाए, कोई सेपरेशन डिवोर्स ना हो, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, लाइफ में सुख समृद्धि बनी रहे, और लाइफ में कोई ऐसी बड़ी समस्या ना आए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हॉरोस्कोप को एग्जामिन करते हैं। अब जो हमारे प्रश्नकर्ता हैं उनकी शायद डॉटर है, और उन्होंने 3 जो लड़कों के हॉरोस्कोप दिए हैं और देखना चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो पहले हम थोड़ा सा इन सब का हॉरोस्कोप के ऊपर थोड़ी सी एक नजर मारते हैं कि इनके हॉरोस्कोप हैं कैसे। और लड़की से हम लोग शुरू करते हैं पहले।
ये लड़की का हॉरोस्कोप, डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 98, और टाइम है रात को 9:45 मिनट पर, और प्लेस दिल्ली है। तो ये आप देख रहे हैं लग्न चार्ट है इनका जो है। पहली चीज तो ये देखें अगर हम कि इसमें एक कालसर्प होता है, और कालसर्प योग होता है जब प्लैनेट राहु केतु एक्सिस के बीच में होते हैं। तो सन की यहाँ पर 3 डिग्री है और राहु की डिग्री 7 है। तो मतलब सारे प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस के बीच में है। तो लड़की के हॉरोस्कोप में एक ये कालसर्प योग है। और कालसर्प योग का अर्थ होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होना, लाइफ का कोई भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी लाइफ से मिस होना जो है। और दूसरा, जैसे लग्न है, लग्न के ऊपर हम देख रहे हैं कि सैटर्न तो है ही है और राहु भी उसको देख रहा है। लेकिन लग्न का लॉर्ड जो मंगल है, पहली चीज तो आपको दिखाई देगा नीच का है। लेकिन इसका जो नीच भंग हो रहा है मंगल का, क्योंकि इसका जो साइन डिस्पोजिटर है मतलब मून, वो इसके साथ में है। तो जब साइन डिस्पोजिटर साथ में होता है, या फिर हम कहें कि मंगल की उच्च की राशि का लॉर्ड और नीच की राशि का लॉर्ड, उच्च की राशि का लॉर्ड शनि है और नीच की राशि का लॉर्ड चंद्रमा है। तो दोनों आपस में केंद्र में है। तो मून मार्स का जो है नीच भंग हो जाता है, एंड मार्स बिकम्स ए वेरी स्ट्रांग प्लैनेट। और उसके साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है। मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है। तो उस तरह से लग्न काफी स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा यह है कि मून है चंद्रमा, चंद्रमा के साथ पहले चंद्रमा अपनी राशि में है, और चंद्रमा के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो चंद्रमा भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और एक की जो मून और मार्स का एसोसिएशन है, युति जो है चंद्र और मंगल की युति, इसको हम बहुत एक पावरफुल लक्ष्मी योग कहते हैं। और कहते हैं कि जिन जातकों के हॉरोस्कोप में चंद्रमा और मंगल की युति होती है, उनके घर से लक्ष्मी जी कभी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती। तो मून बहुत स्ट्रांग है, लग्न बहुत स्ट्रांग है। और इवन अगर हम सन को देखें, तो सन के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन, तो सन भी बहुत पावरफुल हो जाता है। लेकिन सन और राहु काफी पास पास हैं। सन की डिग्री 3 है और राहु की डिग्री 7 है, मतलब काफी पास पास है। तो एक तरह से हम कहते हैं ना कि सन एक्लिप्स्ड हो गया, या ग्रहण लग गया सन को जो है, तो थोड़ा सा वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। बट क्योंकि तीनों प्लानेट, तीनों शुभ ग्रह साथ में है और सन जो है अपनी राशि में है, तो काफी हद तक वो उसको भी इम्बैलेंस जो है वो कर देता है। शनि आप देख रहे हैं कि शनि नीच का है, लेकिन शनि का भी यहाँ पर नीच भंग हो रहा है, क्योंकि शनि की जो नीच की राशि है मंगल है उसका लॉर्ड, और उच्च की राशि का लॉर्ड वीनस है। तो मार्स और वीनस आपस में केंद्र में है, तो इसलिए सैटर्न का भी नीच भंग हो रहा है। तो मंगल और शनि दोनों का ही नीच भंग हो रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हॉरोस्कोप जो है काफी अच्छा है। और दूसरा, मैंने कहा कि हमें ये देखना है कि पहले तो हमने देख लिया मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर मून बहुत स्ट्रांग है, लग्न बहुत स्ट्रांग है, और शनि भी बहुत पावरफुल हो जाता है। ये मंगल 8th हाउस का लॉर्ड भी है, तो ये लॉन्गेविटी भी जो है वो अच्छी इंडिकेट करता है। और 7th हाउस का लॉर्ड वीनस है यहाँ पर, और वीनस के साथ भी आप देख रहे हैं मरकरी है, और जुपिटर भी इसको देख रहा है। और 8th हाउस को भी जुपिटर देख रहा है। 8th हाउस हमारा सेपरेशन डिवोर्स का हाउस होता है। तो 8th हाउस में अच्छी बात आती है, यहाँ कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, और जुपिटर उसको देख रहा है। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि ये जो हॉरोस्कोप है काफी अच्छा है, मतलब शी विल हैव ए गुड मैरिड लाइफ। और नवांश चार्ट भी देखा मैंने, नवांश चार्ट भी जो है वो अच्छा है, वहां भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक मांगलिक दोष का सवाल है, मंगल आप देख रहे हैं नीच का है, और मैंने कहा कि मंगल का नीच भंग हो रहा है। तो मंगल बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और मंगल के साथ तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है, मरकरी, वीनस और जुपिटर उसको देख रहा है। तो मांगलिक दोष भी यहाँ पर नलिफाई हो जाता है, वो भी कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट उसका नहीं होता जो है। तो ये तो लड़की का हॉरोस्कोप है, जो यही इंडिकेट करता है कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इसको जो है अच्छा वर मिलना चाहिए। और मैरिड लाइफ appears to be quite happy in this particular case actually.
अब लड़कों का देखते हैं तीनों का एक एक करके, जस्ट टू हैव एन आइडिया पहले कि कैसे हॉरोस्कोप हैं। ये एक लड़के का हॉरोस्कोप है जिसका डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च 1997 है और टाइम 9:30 है और दिल्ली है। अगर कहीं गलती हो डेट ऑफ बर्थ वगैरह में तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं धीरेन्द्र जी। तो ये हॉरोस्कोप है ये वाला जो है। पहली चीज तो ये है कि यहाँ भी लग रहा है जैसे कालसर्प योग है, बट अगर हम डिग्री देखें तो मंगल की डिग्री 7 है और राहु की डिग्री 5 है। तो यहाँ तो मंगल राहु के अंदर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम केतु और सैटर्न की डिग्री देखें तो सैटर्न की डिग्री 13 है, तो वो केतु से आगे चला जाता है। तो इसको हम कालसर्प नहीं कहेंगे, बट कह सकते हो कि आंशिक कालसर्प योग है, लेकिन एग्जैक्टली कालसर्प योग नहीं है। और जहां तक लग्न का सवाल है, यहाँ पर लग्न को अगर हम कहें तो सिर्फ एक मंगल देख रहा है और मंगल अपनी राशि को देख रहा है। तो इट मेक्स ए द लग्न वेरी पावरफुल। और दूसरा जो लग्न का लॉर्ड मंगल है, मंगल के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। वीनस और मरकरी यहाँ पर है और जुपिटर इसको खुद को देख रहा है। तो लग्न का यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा यह है कि जो 7th हाउस है, जो मैरिज का हाउस होता है, इसका लॉर्ड वीनस है और वीनस कारक भी होता है मैरिज का। तो वीनस और सन की डिग्री में अगर हम देखें तो सन की डिग्री तो 19 है और वीनस की डिग्री 12 है। तो 7 डिग्री का अंतर है। एग्जैक्टली मैं कम्बस तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा वीक है। बट क्योंकि ये बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, मरकरी है, जुपिटर इधर है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि विनस भी जो है यहाँ पर खराब है। दूसरा, अगर हम यहाँ भी देखें तो जुपिटर जो है वो नीच का है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जुपिटर जो है वो नीच का है। तो यहाँ पर इसका हम देखेंगे नीच भंग हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसकी जो नीच की राशि का लॉर्ड तो शनि है और उच्च की राशि का लॉर्ड मून है। तो मून और शनि आपस में केंद्र में है, आपस में केंद्र में है। तो जुपिटर का भी नीचमक हो जाता है। तीसरा, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इन द 10th हाउस एक बहुत पावरफुल राजयोग बनाता है और खास तौर से मैं कहूंगा कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा राजयोग है। और मून का अगर जहाँ तक सवाल है, मून के साथ एक मंगल का एसोसिएशन है और एक शनि का भी एसोसिएशन है। बट क्योंकि जो साइन डिस्पोजिटर इसका है उसका जुपिटर है, और जुपिटर बहुत स्ट्रांग होने की वजह से इतनी जो है वो मैं नहीं कहूंगा कि नेगेटिव है, मून की भी पोजीशन यहाँ। और जहां तक हम इसको देखें अगर मांगलिक है या नहीं है, तो मंगल वीनस से 8वें घर में है। तो मांगलिक होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन यहाँ भी मंगल के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। जुपिटर देख ही रहा है डायरेक्टली, और जब जुपिटर देखता है मंगल को तो उसका जो मांगलिक दोष है वो भी नलिफाई हो जाता है, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। बट इस लड़के का मैं ये कहूंगा कि, और ये जो 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, ये भी एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है यहाँ पर जो है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक्सचेंज हो रहा है वीनस और सैटर्न का। जस्ट ये जो वीनस और सैटर्न का एक्सचेंज हो रहा है, तो एक ही बहुत पावरफुल राजयोग बनाता है। वो भी एक इंडिकेशन देता है जैसे कि विदेश में सेटलमेंट होने की पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है। तो इसका अगर हम ओवरऑल हॉरोस्कोप देखें, मैं कहूंगा कि हॉरोस्कोप काफी अच्छा है इस लड़के का जो है। अब ना तो कालसर्प योग है, और जुपिटर जो नीच का है उसका नीच भंग भी हो जाता है। मून की पोजीशन भी ठीक है। 7th हाउस का लॉर्ड है वीनस, वो मैरिज का भी कारक होता है।
तो हर तरह से अगर हम देखें तो उसकी पोजीशन ठीक है, और यहाँ भी मांगलिक दोष जो है वो नलीफाई हो जाता है। और एट्थ हाउस को भी देखें यहाँ पर, जो हमारा सेपरेशन डिवोर्स का है, तो एट्थ हाउस में मैंने कहा कि इसका लॉर्ड मंगल है, उसके साथ सारे बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहेंगे कि हमारा उसको स्ट्रांग है, क्योंकि मंगल भी अपनी राशि को देख रहा है। यहाँ से अगर आप सन को देखें तो सन भी अपनी राशि को देख रहा है फिफ्थ हाउस में। तो ओवरऑल ये हॉरोस्कोप काफी स्ट्रांग है। फिर हम सेकंड वाले का देखते हैं। यहाँ देखिए, ये 7 नवंबर 97 है, और रात को 11 बजकर 58 मिनट का बर्थ है, और जो जगह है वो दिल्ली है। तो यहाँ भी अगर हम इस हॉरोस्कोप को देखें, तो पहली चीज तो कालसर्प योग नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो बाहर है यहाँ से। लग्न का लॉर्ड मून है, और मून लग्न को देख रहा है। मून जो है लग्न को देख रहा है, और लग्न को देखने से मून जो है मतलब लग्न को स्ट्रांग बना रहा है। इसके बाद सेवेंथ हाउस में आप देख रहे हैं कि मून और जुपिटर का प्लेसमेंट है, और इसमें जुपिटर नीच का है और एक सन नीच का है। तो सन का नीच भंग हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि सन की उच्च की राशि का लॉर्ड मार्स होता है, नीच की राशि का लॉर्ड वीनस होता है। तो दोनों आपस में केंद्र में है, तो सन का यहाँ नीच भंग हो जाता है। दूसरा, जुपिटर का जहां तक सवाल है, जुपिटर की उच्च की राशि का लॉर्ड मून है, और जुपिटर और मून आपस में केंद्र में है। तो जुपिटर का भी नीच भंग हो जाता है यहाँ पर जो है। बट यहाँ अगर हम वीनस को देखें, वीनस जो है कारक होता है लड़कों के हॉरोस्कोप में मैरिज का कारक होता है। तो वीनस की जो पोजीशन है, मंगल तो है साथ में उसके, राहु भी देख रहा है उसको, और शनि भी देख रहा है। तो मंगल यहाँ पर बैडली अफ्लिक्टेड है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर वीनस लड़के का इतना ज्यादा अफ्लिक्टेड होगा, तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एट्थ हाउस होता है, कि एट्थ हाउस हमारा सेपरेशन डिवोर्स को इंडिकेट करता है। तो एट्थ हाउस को भी अगर हम देखें, तो केतु तो है यहाँ पर, शनि यहाँ पर है, मंगल भी यहाँ देख रहा है। तो इसके साथ भी कई सारे प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है, और जो इसका लॉर्ड है शनि, उसको भी मंगल एफ्लिक्ट कर रहा है। तो सेवेंथ और एट्थ हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कहें कि वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हॉरोस्कोप नहीं है। तीसरा, जहां तक मांगलिक दोष का सवाल है, तो मंगल ये मून से 12वीं पोजीशन में है, या वीनस से पहली पोजीशन में है, तो ये मांगलिक दोष है। और यहाँ पर मांगलिक दोष जो है वो नलिफाई नहीं होता, जैसे पहले दो हॉरोस्कोप में हो रहा था जो है। बट मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि ये हॉरोस्कोप बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वीनस बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है, एट्थ हाउस बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है, एट्थ हाउस का लॉर्ड बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है, और जुपिटर जो है वो सेवेंथ हाउस में, इसकी पोजीशन दो नीच भंग तो हो रहा है यहाँ पर फिर भी जुपिटर की पोजीशन सेवेंथ हाउस में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा और उसको नहीं लगता। फिर तीसरा लड़का है, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 97, और शाम को 5 बजकर 10 मिनट पर है, और जगह जो है वो शामली है। ये इनका हॉरोस्कोप है। इसमें देखिए क्या पोजीशन है। पहली चीज तो यह है कि विनस योग कारक है यहाँ पर, और विनस बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट यहाँ बन जाता है। दूसरा, जो मून है, इसको हम अकेला है यहाँ पर, कोई इसके साथ प्लैनेट नहीं है इधर उधर, तो एक केमद्रुम योग होता है। और केमद्रुम योग होने से जो है बहुत एक नेगेटिव योग होता है, कि जितने भी पॉजिटिव हमारे इंडिकेशन होते हैं हॉरोस्कोप में, वो सारे के सारे नलिफाई हो जाते हैं उससे।
तो ये केंद्र योग एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है इस हॉरोस्कोप का। दूसरा, अगर हम देखें कि वीनस अपनी राशि में है, मंगल अपनी राशि में है और केंद्र में प्लेस्ड है, तो इसको एक महापुरुष योग बनता है, जिसको हम रोचक महापुरुष योग कहते हैं। तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बच्चे का भी हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। लेकिन केंद्र में योग होने की वजह से सच पीपल आर ऑलवेज अंडर लॉट ऑफ मेंटल टेंशन। 24 जो पूरी लाइफ से ये जो दुखी टाइप के लोग होते हैं कि मेंटल टेंशन में रहते हैं हमेशा। जुपिटर इसका भी नीच का है, लेकिन यहाँ भी अगर हम देखें जुपिटर का नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ भी सैटर्न और मून, मतलब उच्च की राशि का लॉर्ड और नीच की राशि का लॉर्ड आपस में केंद्र में है, तो इसलिए जुपिटर का भी नीच भंग हो जाता है। और मंगल जो है अपनी राशि में है, बट क्योंकि अपनी राशि में होने की वजह से, क्योंकि वैसे तो वीनस से दूसरे घर में है, लेकिन अपनी राशि में होने की वजह से उसका जो है वो मांगलिक दोष हम नहीं मानेंगे उसको। और जो एट्थ हाउस में बार बार कह रहा हूँ कि एट्थ हाउस इंपॉर्टेंट है, वही हमारा सेपरेशन डिवोर्स को इंडिकेट करता है। तो एट्थ हाउस में अगर हम देखें तो सन और सैटर्न का एसोसिएशन है, जुपिटर का भी है बट सन और सैटर्न का भी एसोसिएशन है। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कहूँगा उतना अच्छा है। और दूसरा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, ये केंद्र योग है। वो केंद्र योग एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, और ऐसे व्यक्ति कभी लाइफ में खुश नहीं रहते। तो ये तो तीनों के हॉरोस्कोप का सवाल है। अब थोड़ा सा, क्योंकि आप लड़की वाले हैं, तो अब लड़के वाले तो पूछेंगे कि कितने गुण मिल रहे हैं, वो किसी को भी दिखाएंगे तो वो गुण से ही संतुष्ट होंगे। तो गुण का भी देख लेते हैं कि गुण कैसे मिल रहे हैं इन तीनों हॉरोस्कोप में जो है। ये ठीक है। तो ये तीसरे वाला लड़का है जो तीसरे नंबर का है। तो इसके गुण मिल रहे हैं 12.5, क्योंकि पूछेंगे, मतलब क्योंकि लड़के वाले नेचुरली किसी के पास भी जाएंगे तो वो तो सिर्फ गुण के बेसिस पे डिसाइड करेंगे और तो कुछ देखेंगे नहीं जो है। तो इसके 12.5 मिल रहे हैं। और अगर दूसरे वाले लड़के के देखें जो बॉय नंबर 2 है, इसके मिल रहे हैं 14। और खास तौर से नाड़ी दोष भी है इसमें। और पहले वाले के जो 23 गुण मिल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि जब हम तीनों हॉरोस्कोप को एग्जामिन किया, तो मैंने पहले ही कहा कि जो पहले वाला लड़का है, इसका डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च 97 है, 9:30 है। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे अच्छा और उसको, और लाइफ में सुख समृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई सेपरेशन डाइवोर्स ना होने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्गेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो फर्स्ट बॉय है वो हर तरह से ठीक है। दो तो वैसे ही मैरिज के लिए ठीक नहीं है उतने जो, बट समहाउ गुण भी जो है पहले वाले की ज्यादा मिलते हैं। तो इन तीनों में मैं यही कहूंगा कि अगर चॉइस है तो ये फर्स्ट वाला जो है बेस्ट है, दैट इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। अब बताइए धीरेन्द्र जी, आप कोई क्वेश्चन हो? नहीं, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर जैन साहब। मैं रईस ओबराय की तरफ खाते बोलते हुए चाहूँगा कि रईस ओबराय जी अनम्यूट करें अपने आप को, और अपना कोई प्रश्न हो तो सर जरूर पूछें। उसके बाद मैं जैन साहब हमारे दीपक क्वेश्चन जैन था क्या, साहब से बात। जैन साहब फर्स्ट बॉय जो है ज्यादा मैच कर रहा है, सबसे अच्छा दिख रहा है, पर उसका हम लोग जो है मतलब आयु भी थोड़ा मिलान कर लें क्या? हाँ, वो हमने देख लिया था कि क्योंकि लग्न बहुत स्ट्रांग है इसका,
8th हाउस अच्छा है, शनि का नीच भंग हो रहा है, तो ओवरऑल उसका हॉरोस्कोप अच्छा है काफी, हर एज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों की लॉन्ग मतलब दीर्घ आयु है, लंबी आयु है दोनों की, तो वो मैंने देख लिया था, मून दोनों का बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा धीरेन्द्र और प्रोफेशन का भी हाउस बहुत अच्छा है। जी। और जैन साहब, इसमें जो काल सर्प योग आ रहा है गर्ल का, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, वो तो लड़की का है, इनकी लड़की है। हाँ, तो उसके लिए कोई तो कोई हमको दे आर उपाय सर्च, उपाय करना होगा क्या? उपाय तो बात की बात है, बट दे आर सर्चिंग फॉर ए बॉय, सो दे वांट टू नो कि विच इज द बेस्ट आउट ऑफ दिस थ्री। तो इन अच्छा है। तो काल सर्प योग का शादी में कोई काल असर नहीं आएगा? योग में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता है लाइफ में, वो तो रहेगा, अब इस एज में जाके कोई उपाय नहीं हो सकता कुछ भी जो ओके सर। है। थैंक यू सुधीर, कंटिन्यू। हाँ धीरेन्द्र गर्ग साहब, आप अपना कोई प्रश्न पूछना चाहें? और दीपक जैन साहब, आप भी अनम्यूट करके अगर कुछ जानना चाहें तो जरूर नो पूछिए। सर। हाँ, नहीं तो इस सभा का समापन करते हैं सर। ओवर टू धीरेन्द्र गर्ग साहब, प्लीज आस्क समथिंग। नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक दीपक जैन साहब को कुछ नहीं पूछना है। और सभी को साधुवाद धन्यवाद देते हुए, राजेश ओबराय जी आप बाद में आए, आपका भी बहुत धन्यवाद। दीपक जैन जी का भी धन्यवाद। धीरेन्द्र गर्ग साहब का ये धन्यवाद। और सर्वोपरि हमारे अनिल जैन साहब जो एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका वो बहुत बहुत साधुवाद कि कन्या को वर्ष थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा सहयोग दिया। उनके माता पिता भी प्रसन्न होंगे। थैंक यू सो मच। आप कुछ आइडिया बता सकते हैं कि इस लड़की की शादी फिर कब तक हो जाएगी? कब तक होएगी, अच्छा, राइट। इसका पीरियड तो वीनस का खत्म हो रहा है 7 जून को, और उसके बाद सन का पीरियड शुरू हो रहा है। देखिए, अभी जो जुपिटर है इसके हॉरोस्कोप में इस राशि में जाएगा मई के लास्ट में, मई के लास्ट में, और जब यहाँ पर जाएगा तो ये 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 7th हाउस को। मैरिज का घर है, तो नेचुरली मैरिज के लिए फेवरेबल हो जाता है। दूसरा, शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है 11 नंबर से 12 नंबर राशि में, ये मार्च के महीने में हो रहा है, 17-18 मार्च को जो है, वो भी फेवरेबल है, क्योंकि लड़कियों में जो शादी का कारक होता है जुपिटर है, और जुपिटर मतलब शनि जब प्रेशर डालता है तो शादी हो जाती है। तो उन दोनों एंगल से हम देखें, और दशा भी जो अभी आएगी, 7 जून के बाद सन का पीरियड आएगा, और सन इनका काफी स्ट्रांग है, तो सन के रिजल्ट मिलेंगे। सन 5th हाउस में प्लेस्ड है, सारे बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, तो जैसे ही जुपिटर यहाँ पर आएगा तो मतलब जून जुलाई में डिसाइड हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। हम्म। So thanks everyone. And now we close the session.